जी सेठ साहब, दूसरी तरफ से मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रांड के मालिक मैनेजर जो भी साला मौजूद हो, उससे मेरी बात कराओ, कासिम ने दहाड़ते हुए लहजे में कहा और रिसीवर वापस क्रैडल पर पटक दिया। इसमें तो लाउडर मौजूद है, इसका बटन दबा दो ताकि मैं भी ग्रांड होटल के मालिकों की बातें सुन सकूं। मुझे तो पता चले कि वो सेठ कासिम के सामने किस तरह गिड़गिड़ाते हैं, इमरान ने कहा तो कासिम ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। अभी देखना सालों को किस तरह मन मनाते हैं। कासिम ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी। कासिम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हालो, कासिम ने पूरी कुव्वत से बोलते बल्कि दहाड़ते हुए कहा। सेठ साहब, होटल के मालिक तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, अलबत्ता मैनेजर किशन दास मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। चलो इस किशन मिशन से बात कराओ। पहले साले सोफों पर कुशन मुशन होते थे, अब साले होटलों के मैनेजर बन गए हैं, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान इसके खूबसूरत फिक्रे पर बेख्तियार हंस पड़ा। हेलो, किशन दास बोल रहा हूँ, मैनेजर होटल ग्रांड। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा और अंदाज बता रहा था कि वह ढेर उम्र आदमी है और हासा जहां दीदा आदमी है। हमारा तारुफ तो सेक्रेटरी मैकेटरी ने करा दिया होगा तुम्हें, कासिम ने कहा। जी सेठ साहब, वैसे भी आपको और सर कासिम को अच्छी तरह जानता हूँ। सर कासिम तो हमारे होटल के मालिकों में से ही हैं, हुक्म फरमाए, दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा। तो कासिम इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे कह रहा हो, देखिए हमारी हैसियत, अरे वो डेसी के बारे में तो पूछो, इमरान ने कहा। हेलो मैनेजर, तुम्हारे होटल में एक बड़ी तगड़ी सी फुल फ्लूटी है, लेकिन साली नकचड़ी डेसी में सी आकर रह रही थी, किस कमरे में है वो, कासिम ने कहा। वो तो जनाब होटल छोड़कर जा चुकी है, मैनेजर ने जवाब दिया। पूछो उसका सामान तो कमरे में मौजूद है, इमरान ने कहा। मेरा खालाजाद कह रहा है कि इस साली का सामान कमरे में पड़ा है और तुम कह रहे हो कि वो होटल छोड़ गई है, और ये सुन लो कि मेरा खालाजाद झूठ नहीं बोलता, कासिम ने बड़े हतमी लहजे में कहा। आपके खालाजाद दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, 4 रोज से उनका कमरा बंद था, लेकिन आज सुबह उनका फोन आ गया और इनका आदमी सामान ले गया, मैनेजर ने जवाब दिया। कौन आदमी आया था, इमरान ने कहा। अरे तुम खुद बात कर लो, मुझे काहे को आगे करते हो, आखिर तुम खालाजाद हो, कासिम ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो मैनेजर साहब, मैं कासिम का खालाजाद बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। जी साहब फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। मिस टेसी कितने रोज होटल में रही हैं, इमरान ने पूछा। रिकॉर्ड देखकर ही बताया जा सकता है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, मैनेजर ने कहा। सेठ कासिम से इस टेसी ने भारी रकम कर्जे पर ली और कासिम को अपनी रकम चाहिए, और ये भी बता दो कि उसने जमानत आपकी दी है, इमरान ने कासिम की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। तो कासिम, जिसका चेहरा बिगड़ने लग गया था, दोबारा नॉर्मल हो गया। मेरी जमानत ही कैसे हो सकता है, मेरी तो उनसे सिर्फ 2 बार सरसरी मुलाकात हुई है और बस, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बाद में देखा जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। दरअसल मेरी सिफारिश पर कासिम ने सर आसिम से शिकायत नहीं की, वरना आप जानते हैं कि सर आसिम ऐसे मामलात में किस कदर सख्त है। मैंने कासिम को यकीन दिलाया है कि मैं डेसी को ट्रेस करके उसकी रकम इसे दिलवा दूंगा, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, आपकी मेहरबानी, वैसे मैंने उनकी कभी जमानत नहीं दी, आप होल्ड करें, मैं रिकॉर्ड मंगवा कर चेक करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। जिस मंजिल पर मिस टेसी रहती थी, इस मंजिल के मुस्तकिल सर्विस पैरी को बुला दें, तो फिर उनसे बात हो जाएगी और आपको तकलीफ ना करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं मिस्टर खालाजाद, मैनेजर ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। उसने शायद इमरान का नाम ही खालाजाद समझ लिया था। जी हाँ, इमरान ने कहा। बहरा अफसल मौजूद है, उससे बात कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जनाब, मैं अफसल बोल रहा हूँ, फोर्स स्टोरी का हेड वेटर जनाब। दूसरे लम्हे एक और आवाज़ सुनाई दी। मिस टेसी को तुम डील करते रहे हो, इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। ये सर, वो फोर्स स्टोरी पर कयाम पजीद रही हैं, अफसल ने जवाब दिया। कितने दिन रही हैं, इमरान ने पूछा। जी 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे तक रही हैं, वेटर अफसर ने जवाब देते हुए कहा। आखिरी बार वो कब कमरे से गई हैं, इमरान ने पूछा। जी तकरीबन 4 रोज पहले वो एक साहब के साथ गई थी, फिर उनकी वापसी नहीं हुई। आज सुबह एक मुकामी आदमी ने उनका सामान वसूल किया और चला गया, अफसर ने जवाब दिया। इस मुकामी आदमी को जानते हो, इमरान ने पूछा। जज जी, अफसर ने हिचकिचाते हुए कहा। घबराओ नहीं, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा। जी वो होटल आशियाने का सुपरवाइजर टोनी है, वैसे बदमाश टाइप का आदमी है, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ इसलिए जानता हूँ, अफसर ने आखिरकार जवाब देते हुए कहा। डेसी की रहाइश के दौरान कितने आदमी उनसे मिलते आते रहते हैं, इमरान ने पूछा। वो कमरे में किसी से नहीं मिलती थी, कुछ रोज पहले गैर मुल्की आया और कमरे में चला गया, मादाम ने शराब मंगवाई, फिर वो आ गया, दूसरे रोज वो आया और फिर मादाम उनके साथ चली गई, इसके बाद वो वापस नहीं आई, अफसर ने जवाब दिया। इस गैर मुल्की का हुलिया बता सकते हो, इमरान ने पूछा। तो अफसर ने हुलिया बता दिया। इसकी कोई खास निशानी, इमरान ने पूछा। जी नहीं, खास निशानी का तो मुझे इल्म नहीं, बस इन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे वो अंग्रेजी फिल्मों के हीरो हों, जासूसी फिल्मों के हीरो, अफसर ने जवाब दिया। ठीक है शुक्रिया, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। अभी तुमने झूठ क्यों बोला था साले, अल्लाह मियाँ दोजख में डाल देंगे, यहाँ मौलवी तफज्जुल कहते हैं जो झूठ बोलता है, अल्लाह मियाँ से दोजख में जलाते हैं, कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारे लिए इस तगड़ी सी फुल फ्लूटी को तलाश करने के लिए ऐसी बात करनी जरूरी थी, अल्लाह मियाँ को पता है कि तुम्हारी नीयत ठीक है, इसलिए तुम फिक्र ना करो, तुम्हें दोजख की बजाय जन्नत ही मिलेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, अभी तो दूसरी फुल फ्लूटियों की तस्वीरें देखनी है, अभी से जा रहे हो, कासिम ने हैरान होकर कहा। मैं उसे तलाश लेकर के साथ लेकर आऊंगा, फिर उसे तुम जी भर कर देख लेना, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि कासिम कुछ कहता, इमरान तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। डेसी की तस्वीरों वाला लिफाफा उसने कासिम के हाथ से लेकर जेब में रख लिया था।
चंद लम्हों बाद वो टैक्सी में सवार होकर होटल आशियाना की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। होटल आशियाना एक खासा बड़ा होटल था। उसमें आने जाने वालों में गैर मुल्कियों की तादाद काफी ज्यादा थी। इमरान टैक्सी से उतरा और मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान साहब आप और यहाँ। अचानक उसे दाएं तरफ से एक हैरत भरी आवाज सुनाई दी तो उसने चौंक कर दाएं तरफ देखा। दूसरे लम्हे अपनी तरफ बढ़ते हुए फैसल जान को देखा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अरे तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, कमाल है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखों में मेकअप के नीचे देखने वाले कोई खसूसी लेंस लगे हुए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेकअप क्या मतलब, आप तो अपनी असल शक्ल में हैं। फैसल जान ने करीब आकर और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मेकअप के बगैर? ओ तो ये बात है, मैं समझा कि मैं मेकअप में हूँ। इमरान ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और फैसल जान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप वाकई दिलचस्प मजाक करते हैं, लेकिन इमरान साहब आपकी काफिरिस्तान आमद की तो हमें सिरे से इत्तला ही नहीं। फैसल जान ने कहा। अरे मैं कोई सियासतदान हूँ, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हूँ कि मेरी आमद की इत्तला अखबारात में छपती। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आपकी जो हैसियत है वो तो हम ही जानते हैं। बहरहाल आप होटल में जा रहे थे, हैरियत क्या किसी से मुलाकात तय है? फैसल जान ने कहा। अब तो मिल ही गए हो, चलो तुम ही मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। यहाँ कोई सुपरवाइजर है टोनी? सुना है बदमाश टाइप आदमी है, इसे पूछगिछ करनी है। इमरान ने कहा। टोनी सुपरवाइजर है? कैसी पूछगिछ? फैसल जान ने हैरान होकर कहा। तुम जानते हो उसे? इमरान ने कहा। अच्छी तरह जानता हूँ। इस होटल में गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त काफी ज्यादा है, इसीलिए इत्तलात की डो में मेरा भी काफी वक्त यहाँ गुजरता है। लेकिन टोनी तो एक आम सा सुपरवाइजर है, वो तो ऐसे किसी चक्कर में मुलविस होने के काबिल ही नहीं है जिसमें आपको इस कदर दिलचस्पी हो कि आप खामोशी से पकीशा से यहाँ पहुँच जाएं। फैसल जान ने कहा। क्या तुम किसी अलहदा कमरे में मेरी से बात करा सकते हो? इमरान ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। बिल्कुल करा सकता हूँ, आइए मेरे साथ। फैसल जान ने कहा। फिर वो मुड़कर होटल के अंदर दाखिल हो गया। फिर इमरान की रहनुमाई करता हुआ वो उसे एक अलहदा सिमत में बने हुए स्पेशल रूम्स की तरफ ले आया। आप इस कमरे में तशरीफ रखिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। ये कमरा मेरे नाम मुस्तकिल तौर पर बुक है, इसलिए किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान भी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और इसके साथ उसने ये देखकर एक तवील सांस लिया कि कमरा साउंड प्रूफ था। इमरान समझ गया कि ये स्पेशल रूम्स किस मकसद के तहत बनाए गए हैं। बहरहाल उसके लिए ये गनीमत था क्योंकि अब वो इस टोनी सुपरवाइजर से खुलकर बात कर सकेगा। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फैसल जान वापस आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र मुकामी आदमी था। उसके चेहरे पर जख्मों के हाथ से निशानात थे, लेकिन वो इस तरह मुंदमिल हो चुके थे कि साफ महसूस होता था कि ये निशानात काफी अरसे पहले के हैं। वैसे जिस्मानी तौर पर टोनी हाथ से ठोस जिस्म का मालिक था। इमरान समझ गया कि ये शख्स पहले तेरे जमीन दुनिया का हासा सरगर्म आदमी होगा। ये है मेरे दोस्त प्रिंस, इन्हें तुमसे कुछ मालूमात चाहिए। फिक्र मत करो, तुम्हें इसका तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। फैसल जान ने टोनी से मुखातिब होकर कहा। जी साहब पूछिए, टोनी ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। दरवाजा बंद कर दो फैसल जान और टोनी तुम बैठ जाओ, इमरान ने कहा। तो फैसल जान ने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। इमरान ने जेब से लिफाफा निकाला और इसमें मौजूद तस्वीर निकालकर उसने टोनी की तरफ बढ़ा दी। ये तो मिस स्टेसी की तस्वीर है, टोनी ने कहा। तो इमरान समझ गया कि टोनी सही बात करने पर आमादा है। हाँ ये मिस स्टेसी की तस्वीर है, तुमने होटल ग्रांड जाकर इसका सामान वसूल किया है, इमरान ने कहा। तो टोनी एक बार फिर चौंक पड़ा। जी हाँ, आज ही मैं सामान ले आया था, टोनी ने जवाब दिया। अब मिस स्टेसी कहाँ है? इमरान ने कहा। वो तो मुल्क से ही चली गई हैं, मैं उन्हें खुद एयरपोर्ट छोड़कर आया था, टोनी ने जवाब दिया। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? इमरान ने कहा। उनके साथी थॉमसन यहाँ होटल में रह रहे थे, वो बेहद सही आदमी है। मैं एक सिलसिले में परेशान था, उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे भारी रकम वैसे ही टिप के तौर पर दे दी। मिस स्टेसी आज सुबह उनके कमरे में आई, थॉमसन साहब ने भी कमरा छोड़ा, फिर वो दोनों एयरपोर्ट चले गए। मिस स्टेसी ने यहीं से होटल ग्रांड के सब मैनेजर को फोन करके मेरे बारे में कह दिया था कि मुझे उनका सामान दे दिया जाए। थॉमसन साहब ने मुझे मजीद रकम दी, मैं होटल गया, वहाँ उनकी पेमेंट की, सामान वसूल किया और टैक्सी पर बैठकर सीधा एयरपोर्ट चला गया। वहाँ वो दोनों मौजूद थे, मैंने सामान उनके हवाले किया तो उन्होंने मुझे इनाम दिया और मैं वापस चला आया, टोनी ने जवाब दिया। उसका लहजा बता रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है। थॉमसन यहाँ कब आया था? इमरान ने पूछा। जी एक हफ्ता ठहरे हैं वो यहाँ, टोनी ने जवाब दिया। क्या वो पहले भी आए थे? इमरान ने पूछा। जी ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता हमारे होटल में वो पहली बार आए थे, टोनी ने जवाब दिया। उसका हुलिया? इमरान ने कहा। तो टोनी ने वही हुलिया दोहरा दिया था जो होटल ग्रांड के बेरे अफसर ने बताया था। यहाँ इसका रिकॉर्ड तो मौजूद होगा? इमरान ने पूछा। जी नहीं, जब मुसाफिर वापस जाता है तो उसे इसका रिकॉर्ड भी वापस कर दिया जाता है, टोनी ने जवाब दिया। थॉमसन से मिलने यहाँ कौन कौन आता रहा है? इमरान ने पूछा। जी सिवाय मिस ट्रेसी के और कोई नहीं आकर मिला, टोनी ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और जेब से एक बड़ा नोट निकालकर टोनी के हाथ पर रखते हुए कहा। जी बहुत मेहरबानी जनाब, टोनी ने उठते हुए कहा। फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया, फिर रुक कर वो मुड़ा। जनाब वो थॉमसन साहब क्या कोई खतरनाक आदमी थे? टोनी ने कहा। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जनाब, वो तो मुझे फिल्मी हीरो ही लगे थे, टोनी ने कहा। हालांकि तुम्हारा ताल्लुक भी तेरे जमीन दुनिया से रहा है, इसीलिए तुम आदमी को देखते ही पहचान सकते हो कि वो किस कमाश का आदमी है और पूछ मुझसे रहे हो, इमरान ने कहा। जनाब आपने मेरी तोको से बढ़कर नोट दिया है, फैसल साहब मेरे मोहसिन भी हैं, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको एक बात बता सकता हूँ कि एक बार मैंने उन्हें फ़ोन पर मिस ट्रेसी से बात करते हुए सुना था। इसमें किसी साइंसदान डॉक्टर मार्क का बार बार हवाला दिया जा रहा था, टोनी ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या कोई गुफ्तगू हुई थी? तफसील बताओ, इमरान ने जेब से एक और बड़ा नोट निकालते हुए कहा। जनाब वो कह रहे थे कि डॉक्टर मार्क को साथ ले जाना गैर ज़रूरी है, मैंने वैसे ही उड़ती उड़ती बातें सुनी, अलबत्ता गुफ्तगू में उन्होंने 2 बार डेसी का नाम लिया, डॉक्टर मार्क का 2-3 बार नाम लिया और एक कॉलोनी ग्रीन हिल की किसी कोठी का जिक्र होता रहा।
बस मुझे तो यही मालूम है, टोनी ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, मुझे यकीन है कि अब तुम इस सारी गुफ्तगू को भूल जाओगे, इमरान ने कहा। ये सर, टोनी ने कहा और सलाम करके वापस मुड़ गया। इमरान साहब बाहर चक्कर क्या है, कुछ तो बताएं। टोनी के बाहर जाने के बाद फैसल जान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, अब तुम मिल गए हो तो अब जाहिर है नाटरान से मिले बगैर वापसी नहीं हो सकती, वरना मेरा प्रोग्राम यही था कि खामोशी से वापस चला जाऊं और फिर वहीं बैठकर बात होगी, इमरान ने उड़ते हुए कहा। तो फैसल जान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे नाटरान के हेड क्वार्टर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। नाटरान भी इमरान को इस तरह अचानक देखकर फैसल जान की तरह बेहद हैरान हुआ। आप और यहाँ, लेकिन आपकी आमद की इत्तला ही नहीं हुई, नाटरान ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारे फैसल जान ने घेर लिया, वरना मैं तो सोच रहा था कि खामोशी से वापस चला जाऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कम अज़ कम मुझे इत्तला तो कर देते, नाटरान ने कहा। तुम सरकारी दरबारी आदमी हो, जबकि मैं तो बस किराए का सिपाही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि पता नहीं तुम मुझे पहचानोगे भी सही या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और नाटरान और फैसल जान दोनों ही बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपकी जो इज्जत हमारे दिलों में है वो हम ही बेहतर समझ सकते हैं, इसीलिए आप कम अज़ कम हमारे साथ ऐसी बातें ना किया करें, नाटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब होटल आशियाना में गए और फिर उन्होंने वहाँ सुपरवाइजर टोनी से बड़ी तफसीली पूछगिछ की है। किसी गैर मुल्की औरत और मर्द के बारे में जब मैंने तफसील पूछी तो कहने लगे कि आपके पास ही जाकर बताएंगे, फैसल जान एक लिहाज से रिपोर्ट देते हुए कहा। इसका तो मतलब है कि आप किसी मिशन पर हैं, नाटरान ने चौंकते हुए कहा। अब तुम्हें क्या बताऊं, इस पापी पेट को पालने के लिए आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। तुम्हें तो मालूम है कि जब तक कोई केस ना हो तुम्हारा चीफ मुझे 1 रुपया भी नहीं देता, इसीलिए मजबूरन मुझे केस बनाने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम्हारी जैसी किस्मत तो मेरी नहीं कि ठाठ से तनख्वाहें वसूल करते रहो और मजे से बैठे चैन की बांसुरी बल्कि चैन का बगल बजाते रहो, इमरान ने कहा। तो नाटरान और फैसल जान दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, चैन की बांसुरी हम इसीलिए बजाते रहते हैं कि आप अकेले काम करते हैं, अगर आप हमें अपने कामों में शामिल कर लिया करें तो चैन की बांसुरी तो एक तरफ, चैन की सीटी बजाने का भी हमें वक्त ना मिले, नाटरान ने कहा। तो इमरान हंस पड़ा। इमरान साहब, आप बताएं ना कि आप किस सिलसिले में टोनी से पूछगिछ कर रहे थे, मुझे तो इंतहाई बेचैनी हो रही है, फैसल जान ने कहा। हाँ इमरान साहब प्लीज, नाटरान ने भी मिन्नत भरे लहजे में कहा। ओके, अगर तुम किस्सा जहार दरवेश के पहले दरवेश का किस्सा गम सुनना ही चाहते हो तो फिर दिल बल्कि फेफड़े जिगर सब कुछ थाम लो, ताकि हुस्न आरा से मुलाकात के बाद शहजादे गुलफाम की आंसू भरी दिलगुदाज दास्तान सुनने का तुम्हारे अंदर हौसला पैदा हो सके, इमरान ने वाकई दास्तान गों के अंदाज में कहा। तो फैसल जान और नाटरान एक बार फिर हंस पड़े। हम तन गोश है, नाटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हर गोश है क्या मतलब, क्या वो जालिम जादूगर यहाँ भी अपना जलवा चला गया है कि हर गोशों को इंसान बना गया है, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। प्लीज इमरान साहब, नाटरान ने हंसते हुए एक बार फिर मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा तो सुनो, मसला ये है कि कारमन का एक साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर मार्क है एक जदीद किस्म का एंटी मिसाइल सिस्टम इजाद करने पर काम कर रहा था, एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम जिसे हिट टू अकल कहा जाता है, जो पलक झपकने में इंतहाई तेज रफ्तारी से तेज तरीन मिसाइल को फिजा में ही हिट करके तबाह कर सकता था। तुम्हें तो मालूम है कि अब तोपों और बंदूकों और बड़े बड़े टैंकों का दौर खत्म हो गया है, अब मिसाइलों का दौर है और बैनल बरी आज़मी मिसाइल इजाद हो चुके हैं जो पलक झपकने में एक बड़े आजम से फायर होकर दूसरे बड़े आजम का खात्मा कर सकते हैं। इन मिसाइलों का तोड़ एंटी मिसाइल सिस्टम होता है और मौजूदा दौर में जहां नित नए से नए मिसाइल आ रहे हैं वहां एंटी मिसाइल सिस्टम भी जदीद से जदीद सामने आ रहे हैं। ऐसे ही जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम का फार्मूला कारमन के एक साइंसदान डॉक्टर मार्क ने इजाद किया, फिर कारमन की लेबॉर्ट्री में वो इस पर काम करने लगा। ये साइंसदान साहब हासे रंगीन मिजाज वाक़े हुए हैं, वो क्लबों और होटलों में आते जाते रहते थे और औरतों से भी उनकी दोस्ती रहती थी, उसके साथ इन्हें जुए की भी आदत पड़ गई थी, चुनाचे वो वहाँ के खतरनाक सिंडिकेट के हत्थे चढ़ गए। सिंडिकेट ने उन्हें कर्जा देकर अपने जाल में झकड़ लिया। जब सिंडिकेट ने कर्जे की वापसी पर जोर दिया और जान से मारने की धमकी दी तो डॉक्टर मार्क ने एक साइंसदान से इसका जिक्र किया और रोना रोया तो साइंसदान ने उसे मशवरा दिया कि वो अपना फार्मूला किसी मुल्क को फरोख्त कर दे, इस तरह इसे भारी रकम मिल जाएगी और वो आसानी से कर्जा उतार देगा। अब इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर मार्क के ताल्लुकात पाकिस्तान के एक बड़े साइंसदान से थे। उसने सोचा कि पाकिस्तान एक आम सा मुल्क है, वहाँ वो आसानी से रकम वसूल कर लेगा, चुनाचे उसने इस साइंसदान से बात की। साइंसदान ने फार्मूले की अहमियत की वजह से उसमें दिलचस्पी ली, लेकिन पाकिस्तान और कारमन के दरमियान इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात है, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फार्मूला खरीदने पर रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन इसने साथ ही इस पर तजर्बात के लिए शुगरान से बात कर ली, क्योंकि शुगरान के पास ऐसी लेबॉर्ट्रियां भी मौजूद हैं जहां इस पर काम हो सके। फिर कारमन और शुगरान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं है, शुगरान हुकूमत भी रजामंद हो गई। चुनाचे डॉक्टर मार्क अचानक माँ फार्मूला के शुगरान पहुंच गया, उसे रकम अदा कर दी गई जो उसने सिंडिकेट को दी या नहीं ये किसी को मालूम नहीं। डॉक्टर मार्क शुगरान में काम करता रहा, फिर अचानक एक रोज वो फार्मूले समेत वहां से भी गायब हो गया और बावजूद कोशिश की उसका पता ना चल सका कि वो कहाँ गया। फार्मूला उसके पास था। कुछ रोज पहले मुझे कारमन के एक आदमी से मालूम हुआ कि हुकूमत कारमन को मालूम हो गया है कि डॉक्टर मार्क काफिरिस्तान में देखा गया है और हुकूमत कारमन ने उसे तलाश करने और उसे फार्मूले समेत वापस लाने के लिए अपनी एक खसूसी एजेंसी ब्लैक ऑक्टोपस को मिशन दिया है। डॉक्टर मार्क की तलाश पाकिस्तान को भी थी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने इस फार्मूले पर इंतहाई कसीर रकम खर्च की हुई थी, दूसरा ये कि पाकिस्तान की भी ख्वाहिश थी कि ये जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम इसके पास हो और मुझे भी ये बात मालूम थी। इसीलिए जब मुझे ये इत्तला मिली तो मैंने कारमन में अपने दोस्तों से रजू किया। वहां से मालूम हुआ कि ब्लैक ऑक्टोपस के एक एजेंट जिसका नाम डेसी है उसे काफिरिस्तान भिजवाया गया है ताकि वो डॉक्टर मार्क को तलाश कर सके,
کیونکہ ڈاکٹر مارک آرمن میں جس لیبارٹری میں کام کرتا رہا ہے، یہ محترمہ ڈیسی بھی وہاں کام کرتی رہی ہے، اور جب ڈاکٹر مارک اور ڈیسی میں انتہائی گہرے تعلقات تھے، حتیٰ کہ ایک بار جب ڈیسی کا وہاں سے کسی اور لیبارٹری میں تبادلہ ہو گیا تو ڈاکٹر مارک نے وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ڈیسی کا تبادلہ منسوخ کر دیا گیا۔ میرے آدمی نے ڈیسی کی تصویریں مجھے بھجوا دی۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر مارک یہاں حکومت کافرستان کے تحت کام کر رہا ہوگا، لیکن کافرستان کے اعلیٰ ترین ذرائع سے جب معلومات حاصل کی گئیں تو معلوم ہوا کہ حکومت کافرستان اس سے قطعی بے خبر ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ گروپ کی مدد سے یہاں کام کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر چیف سے بات ہوئی اور اس نے سرکاری طور پر تمہیں اس کی تلاش کا کہہ دیا یا وہاں سے ٹیم بھیج دی تو پھر یہاں کافرستان کی ایجنسیاں حرکت میں آ سکتی ہیں۔ پاکیزہ میں ان کے مخبر بھی موجود ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنے طور پر یہاں کر ڈیسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہاں کر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ڈیسی ہوٹل گرانڈ میں رہائش پذیر ہے، لیکن اس کا کمرہ 4 روز سے بند ہے۔ ڈیسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے اعلیٰ ہوٹلوں اور کلبوں میں خوب گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں موجود سامان کی تلاشی لی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، عام سا سامان تھا۔ ہوٹل گرانڈ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہاں سے گاہکوں کے بارے میں معلومات مہیا کرنے پر انتہائی سخت پابندی ہے، حتیٰ کہ وہاں کے ویٹر بھی چاہے لاکھوں روپے کیوں نہ دے دیے جائیں، بغیر مینیجر کی اجازت کے کچھ نہیں بتاتے۔ میں اپنے طور پر جا کر مینیجر سے ملا، لیکن اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ زیادہ ہنگامہ آرائی نہ ہو سکتی تھی، ورنہ یہاں کی ایجنسیوں کو معلوم ہو جاتا اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اس کا ایک اور طریقہ سوچا۔ میں نے کیپٹن حمید کے دوست اور یہیں کے سیٹ قاسم سے رابطہ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ قاسم کے والد سراسم کے بھی ہوٹل گرانڈ میں شیئرز ہیں، اور قاسم ایسی عورتوں کا شدائی ہے، وہ انہیں تگڑی پھول فروٹیاں کہتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے قاسم کی اس سے دوستی رہی ہو اور وہ اس کے بارے میں کوئی اہم معلومات مہیا کر سکے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی مدد سے ہوٹل گرانڈ کے مینیجر سے معلومات بہرحال مل سکتی ہیں۔ چنانچہ میں قاسم سے ملا، اور پھر اس کی وجہ سے ہوٹل کے مینیجر نے زبان کھول دی، بلکہ اسی کی وجہ سے ایک ویٹر افضل سے معلومات مل گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج ہی ہوٹل آشیانہ کا سپروائزر ٹونی اس کا سامان ہوٹل سے لے گیا ہے۔ چنانچہ میں ہوٹل آشیانہ گیا، وہاں فیصل جان سے ٹکراؤ ہو گیا، اس کی مدد سے ٹونی سے بات چیت ہوئی۔ ٹونی اور تو کچھ نہ بتا سکا، البتہ اس نے ڈیسی سے ملنے والے غیر ملکی تھامسن کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا ہے۔ تھامسن ہوٹل گرانڈ میں ڈیسی کا واحد ملاقاتی تھا۔ ٹونی نے ہی بتایا ہے کہ اس نے تھامسن اور ڈیسی کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو سنی ہے، جس میں ڈاکٹر مارک کا بھی نام آیا ہے اور ایک کالونی گرین ہل کا نام بھی آیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ تھامسن کے بقول ڈاکٹر مارک کو ساتھ لے جانا غیر ضروری ہے، اور تھامسن اور ڈیسی دونوں آج سے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گرین ہل تو بہت وسیع و عریض کالونی ہے، کوٹھی کا نمبر معلوم ہو سکا ہے یا نہیں؟ ناٹران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ تھامسن کا یہ فکرہ کہ ڈاکٹر مارک کو ساتھ لے جانا غیر ضروری ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تھامسن جو یقیناً بلیک آکٹوپس کا ہی کوئی ایجنٹ ہوگا، اس نے ڈاکٹر مارک کو ہلاک کر دیا ہے، اور وہ صرف اپنے ساتھ فارمولہ لے کر گیا ہے، کیونکہ اسے یقیناً فارمولہ مکمل مل چکا ہوگا اور اب ڈاکٹر مارک کی ضرورت نہ رہی ہوگی۔ اور پرائیویٹ طور پر کام کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرین ہل کالونی کی کسی کوٹھی میں ہی کوئی خفیہ لیبارٹری بنائی گئی ہوگی، اور اگر اس نے ڈاکٹر مارک کو ہلاک کر دیا ہے تو پھر اب تک یقیناً اس کی لاش پولیس کو دستیاب ہو گئی ہوگی، اسی لیے تم نزدیکی پولیس تھانے سے اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ میں خود جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر مارک کا حلیہ آپ کو معلوم ہے؟ فیصل جان نے کہا، ڈاکٹر مارک کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ماسک میک اپ کا ماہر ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ خفیہ رہنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ تو کارمن ایجنٹوں نے پوری دنیا اس کی تلاش میں چھان ماری تھی، اور یہاں بھی وہ لازماً ماسک میک اپ میں ہی رہتا ہوگا، ورنہ یہاں ایک روز بھی چھپ کر نہ رہ سکتا، اسی لیے اس کے حلیے کی تفصیل معلوم کرنا فضول ثابت ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ پھر ڈیسی نے اسے کیسے تلاش کیا ہوگا؟ ناٹران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میرا آئیڈیا ہے کہ ڈیسی اسی لیے یہاں کے ہوٹل اور کلبوں میں گھومتی رہی کہ ڈاکٹر مارک اسے دیکھے تو اسے رابطہ کیے بغیر نہ رہ سکے گا، اور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جب ڈیسی نے اسے تلاش کر لیا ہوگا تب تھامسن کو یہاں بھیجا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ناٹران اور فیصل جان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، پھر تو فون پر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں میرا ایک آدمی موجود ہے، میں اسے معلوم کرتا ہوں، فیصل جان نے کہا، اور اٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی ایک رقصتی مردانہ آواز سنائی دی، سرکل آفیسر راجندر سے بات کروائیں، فیصل جان بول رہا ہوں، اس کا دوست فیصل جان نے کہا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو راجندر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، فیصل جان بول رہا ہوں، فیصل جان نے کہا۔ او تم کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ گرین ہل کالونی کی کسی کوٹھی سے کسی غیر ملکی کی لاش پولیس کو دستیاب ہوئی ہے، فیصل جان نے کہا۔ ہاں، میرے سامنے ہی اس کی رپورٹ بنائی گئی ہے، کوٹھی نمبر 41 اے بلاک سے ایک غیر ملکی کی جلی ہوئی لاش ملی ہے، کوٹھی میں آج اچانک آگ لگ گئی، پوری کوٹھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی، بڑی مشکل سے آگ بجھائی تو معلوم ہوا کہ اس کوٹھی کے نیچے وسیع و عریض تہھانوں میں کوئی پرائیویٹ لیبارٹری بنی ہوئی تھی، اس لیبارٹری میں سے 6 لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 5 تو مقامی افراد کی لاشیں ہیں، جبکہ ایک غیر ملکی کی لاش ہے، اور ان 6 افراد کو پہلے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، پھر آگ لگائی گئی ہے، راجندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لاش غیر ملکی کی ہے؟ فیصل جان نے کہا، لاش کے لباس کے نیچے جسم کا کچھ حصہ جلنے سے بچ گیا ہے، اسے معلوم ہوا ہے کہ لاش غیر ملکی کی ہے، ویسے اس کا چہرہ اور جسم بری طرح جل کر بگڑ گیا ہے، راجندر نے جواب دیا۔ یہ کوٹھی کس کی ملکیت ہے اور وہاں کون رہ رہا تھا؟ فیصل جان نے پوچھا۔ یہ کوٹھی ایک پراپرٹی ڈیل کرنے والی فرم کی ملکیت ہے اور گزشتہ طویل عرصے سے کسی براؤن نامی آدمی نے کرائے پر لے رکھی ہے، ویسے ہمسایوں نے بتایا ہے کہ اس میں ایک غیر ملکی جسے ڈاکٹر براؤن کہا جاتا تھا اپنے مقامی ملازمین کے ساتھ رہتا تھا، یہ لاش یقیناً اسی ڈاکٹر براؤن کی ہی ہوگی، راجندر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، فیصل جان نے کہا، اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔
ये डॉक्टर ब्राउन यकीनन मार्क ही होगा, फैसल जान ने कहा और इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। अब जबकि ऑक्टोपस वाले फार्मूले ले गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, नाटरान ने कहा। अब जबकि ऑक्टोपस वाले फार्मूला ले गए हैं अब आप क्या करेंगे, नाटरान ने कहा। अब तो जाहिर है वापस जाकर चीफ को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फिर वो जैसे हुक्म देगा। फिलहाल तो चिड़िया चिड़े के साथ उड़ गई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और नाटरान और फैसल जान दोनों ही बेइख्तियार हंस पड़े। वैसे इमरान साहब, मुझे आपके इत्मीनान पर हैरत हो रही है। डेसी और थॉमसन डॉक्टर मार्क को हला करके वो अहम तरीन फार्मूला ले उड़े हैं। अभी उनकी फ्लाइट कारमन ना पहुंची होगी। अगर आप चाहें तो चीफ से बात करके कारमन एयरपोर्ट पर ही उनसे फार्मूला हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह मुतमईन बैठे हुए हैं कि जैसे वो दोनों वहां पहुंचकर फार्मूला डाक के जरिए आपको वापस भिजवा देंगे, नाटरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा मतलब है कि फार्मूला जब अकीशिया पहुंचे तो उसके पीछे कारमन एजेंट भी पहुंच जाए और सुपर पावर्स के एजेंट भी, और इसके बाद हमारा काम इस फार्मूले की हिफाजत और इन एजेंटों की यलगार से ही निमटना रह जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो नाटरान और फैसल जान दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। नाटरान के चेहरे पर एक लहज शर्मिंदगी के तासुरात नमूदार हो गए और समझ गया कि आप चाहते हैं कि फार्मूला इस तरह हासिल किया जाए कि किसी को इल्म ना हो सके। लेकिन इमरान साहब, आखिर ये फार्मूला लेबॉर्ट्री में ही जाएगा, जब आप वहां से हासिल करेंगे तो तब भी उन्हें मालूम हो जाएगा, नाटरान ने कहा। ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं या सीक्रेट सर्विस ही वहां जाकर फार्मूला हासिल करे, कारमन में भी तो सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट मौजूद हैं। असल बात यह है कि इस वक्त कारमन वाले हर तरफ से मुतमईन होंगे कि किसी को भी इल्म नहीं हो सका और वो फार्मूला ले आए हैं, और इस बात को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने लेबॉर्ट्री को भी किसी खास आतिशगीर मादे से आग लगा दी ताकि डॉक्टर मार्क की लाश ही ना पहचानी जा सके। अब जबकि उनका ताकुब नहीं होगा और वो फार्मूला ले जाकर अपने बास को दे देंगे तो फिर यकीनन फार्मूला इस लेबॉर्ट्री में पहुंचेगा जहां इस पर पहले काम होता रहा है। इसके बाद अगर ये अचानक फार्मूला वहां से गायब कर दिया जाए तो किसे मालूम होगा कि अब ये फार्मूला कहाँ पहुंच गया है, इमरान ने जवाब दिया। तो नाटरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। मैं शर्मिंदा हूँ इमरान साहब, आप वाकई जिस गहराई में जिस तरह बेशुमार आइंदा के इम्कानात को सामने रखकर फैसले करते हैं, ये सिर्फ आपका ही काम है, नाटरान ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो इमरान हंस पड़ा। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे दरअसल तजर्बों ने ये सब कुछ सिखाया है, वरना शुरू में तुम्हारी तरह मैं भी नाक की सीध में ही दौड़ता था और किसी दीवार से टकरा कर नीचे आ गिरता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नाटरान और फैसल जान दोनों ने इस तरह इस बात में सर हिलाने शुरू कर दी जैसे वो इमरान की बात से 100% मुत्तफिक हों। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए एक चौड़े चेहरे और बड़ी बड़ी स्याह रंग के मूंछों के मालिक आदमी ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस ब्लैक ऑक्टोपस, मूंछों वाले ने भारी लहजे में कहा। सेक्रेटरी दिफा सर एडमिन से बात करें जनाब। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्राउबात, मूंछों वाले ने इसी तरह भारी लहजे में जवाब देते हुए कहा। हेलो ब्लैक ऑक्टोपस, मैं एडमिन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि उसकी उम्र काफ़ी है। ये सर ब्लैक ऑक्टोपस बोल रहा हूँ, मूंछों वाले ने इस बार मोदबाना लहजे में कहा। डॉक्टर मार्क, मिशन का क्या हुआ? तुमने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, दूसरी तरफ से कहा गया। मिशन मुकम्मल हो चुका है, 1.5 घंटे बाद वो फार्मूला मुझ तक पहुंच जाएगा। मैंने सोचा कि फार्मूला वसूल करने के बाद आपको रिपोर्ट दूं, मूंछों वाले ने मोदबाना लहजे में कहा। गुड न्यूज़, कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आया? सर एडमिन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नो सर, डॉक्टर मार्क को मेरी एजेंट डेसी ने तलाश कर लिया और तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर मार्क ने खुद ही डेसी से ताल्लुकात कायम कर लिए। डेसी ने अपने मखसूस अंदाज में इससे सारी मालूमात हासिल करके मुझे रिपोर्ट दी। मैंने अपने सुपर एजेंट थॉमसन को वहां भेज दिया और उसे कह दिया कि अगर फार्मूला मुकम्मल हो चुका है तो डॉक्टर मार्क को हलाक कर दिया जाए और सिर्फ फार्मूला हासिल किया जाए, और अगर फार्मूला मुकम्मल नहीं हुआ और इसको मुकम्मल करने में डॉक्टर मार्क की ज़रूरत हो तो उसे साथ अगवा करके लाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले थॉमसन ने प्रॉन्गल एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन पर इत्तला दी है कि उसने फार्मूला हासिल कर लिया है, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसलिए उसने डॉक्टर मार्क को हलाक करके उसकी लाश भी जला दी है ताकि किसी तरह उसकी शनाख्त ही ना हो सके। और थॉमसन और डेसी दोनों फार्मूले समेत इत्मीनान से काफिरिस्तान से कारमन रवाना हो गए। अब वो प्रांगल पहुंच चुके हैं और 1.5 घंटे बाद वो मुझ तक पहुंच जाएंगे, मूंछों वाले ने जवाब दिया। गुड, लेकिन क्या तुम्हारा सुपर एजेंट थॉमसन साइंसदान है जो इसे मालूम हो गया कि फार्मूला मुकम्मल है या नहीं? सेक्रेटरी सर एडमंड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो तो साइंसदान नहीं है, लेकिन वो इंतहाई ज़हीन आदमी है। उसने यहाँ से जाने से पहले इस फील्ड के साइंसदानों से मिलकर फार्मूले को चेक करने के बारे में तमाम मालूमात अच्छी तरह हासिल कर ली थी। वैसे बुनियादी तौर पर वो साइंस में ग्रेजुएट है और इब्तदाई उम्र में वो एक बैनुल अक़वामी साइंसदान के साथ उसकी लेबॉर्ट्री में बतौर असिस्टेंट काम भी करता रहा है, इसीलिए उसे बुनियादी बातों के बारे में तो खुद भी इल्म है, मूंछों वाले ने बड़े फ़खराना लहजे में कहा।